बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। लड़खड़ाती मईशत अपनी आखिरी सांसें भरने लगी है। डॉलर आसमानों को छू रहा है। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर निहायत कम है। वाजिबुल अदा कर्जों की डेडलाइन भी करीब है। सवाल यह है कि क्या हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर चुका? आटा बहरान है, गैस बहरान है, एनर्जी का बहरान है, बेरोजगारी है। आम आदमी चंद किलो के आटे के हुसूल के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार है और फिर मजबूर भी है। देखना यह होगा कि पाकिस्तान की मैशत किस तरफ जाएगी। इस पूरे सूरत हाल के अंदर एक और भी मामला निहायत संगीन है, वो है फाइनेंशियल डाटा लीक का। दहशत गर्दों की जानिब से जो भत्ते की कॉल्स आ रही हैं उसमें टैक्स डाटा का जिक्र भी है। ये क्यों और कैसे हो रहा है, इस सवाल का जवाब भी आमिर मतीन साहब के तर्जुमे में जानेंगे। आमिर साहब, हर गुजरते दिन के साथ सियासतदान अपनी सियासत को तो चमका रहे और चमक भी रही है। पंजाब की सूरत हाल हमारे सामने, लड़ाई है, मार कुटाई है, कहीं से जेबा ही नहीं दे रहा कि ये लोग हमारे वो मुंतखब किए लोग हैं जो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। इनकी तो सियासत चमक रही है। मुल्क हर गुजरते दिन के साथ अपनी रौनकें खो रहा है, अपनी रोशनियां खो रहा है, मांद पड़ रहा है। कौन देखेगा? मैं तो आपके इब्तदाइये के अंदर ये जो कहा ना कि मईशत आखिरी सांसें ले रही है, तो सब मैं भी परेशान हूँ, हर कोई परेशान है। बल्कि हमारी जो पहली जनरेशन है बहुत ज़्यादा, जिन्होंने पाकिस्तान की मूवमेंट और वो स्पिरिट देखी हुई है, वो बहुत परेशान है। मगर खुदा ना करे कि पाकिस्तान ये आखिरी सांसें ले रहा हो। वो बिल्कुल आप सही करें, मईशत भी आखिरी सांसें ले रही हो। इंशाल्लाह ये मसाइल बहुत हैं। और तकलीफ दे बात ये है जो आज पंजाब असम्बली में हो रहा है, कागज़ के जहाज़ मार रहे हैं, लड़ाई गाली गलूज, क्या कुछ नहीं हुआ। ठीक है यार, सियासत है कि उन्होंने आज नहीं तहलील की, वो कहते हैं कि जनाब हम 11 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। अब ये भी नहीं पता 11 के बाद भी तहलील करते हैं कि नहीं करते हैं। पर बहरहाल इस वक्त आप ये सियासत जो है ना, हम बिल्कुल बहस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो माली मईशत के मसाइल हैं वो इतने गंभीर हैं और इतने सीरियस हैं कि वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना एग्जिस्टेंशलिस्ट थ्रेट, कि हमारी बका का मसला है। और बहुत ज़्यादा इसका मसला है कि ये जो सारे मसाइल हैं कि ये इसके बावजूद, वो मुन्नू भाई कहते थे हजे क़यामत नहीं आई, उनकी नज़र में बहुत लंबी, तो वो इसके बावजूद अभी क़यामत नहीं आई। और वहाँ पे ये चल रहा है कि गैस बंद है, ज़ाहिर कम आती है, या फिर बिजली लोड शेडिंग हो रही है, लोग ठठर रहे हैं सर्दियों में। उसके बाद जी महंगाई से सारी उनकी चीखें निकल चुकी हुई हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के वो अल्ले तलल्ले थैंक यू, तो वो जारी हैं। और जो है ना कैबिनेट वो बड़ी की जा रही है। आज भी पता चला है किसी एक ने को पोर्टफोलियो दे दिया है, गाड़ियाँ, पर्क्स, वो दिन रात अपनी सैलरियाँ बढ़ाने की बातें हो रही हैं। वो नहीं, जहाज़ों में टूर चल रहे हैं, वो बाहर ही आधी कैबिनेट बाहर ही जा चुकी होती है। और वज़ीर आज़म ज़ाहिर है इस वक्त जो है फ्लड्स की उसके लिए जो है ना जनीवा में भीख मांग रहे हैं, भीख मांगी जा रही है ना वहाँ पे। और यहाँ पे ये माहौल बना दिया है एज इफ के बड़ी कोई क्रेडिट लिया जा रहा है, लुटियाँ डाली जा रही हैं कि जी, और ये तासुर दिया जा रहा है कि ये पैसे आएंगे तो मसले हल हो जाएंगे। अच्छी बात है कि कुछ पैसे आ रहे हैं, मैं पहली बात तो ये है कि जो खुदा इस नहज तक पहुँचे ही क्यों। ये जो गैरतमंद मुल्क होते हैं या स्ट्रांग मुल्क होते हैं, इंडिया फॉर एग्ज़ाम्पल, उनके यहाँ ज़ल्ज़ला आया, कोविड आई, लोगों ने कहा हम मदद कर, नहीं जी हम खुद करेंगे। तो वो हम क्यों इस नहज तक पहुँचे? ठीक है, ये बताया जा रहा है कि इतने बिलियन डॉलर्स आएंगे, मगर ये 3-4 साल में किस्तों में आएंगे। हमारा जो इस वक्त मसला जो है, वो जो बहरान है वो फ़ौरन का है, वो आज कल दिनों और हफ्तों का है। क्योंकि दिनों हफ्तों में जो है मसाइल होते जा रहे हैं फ़ौरन। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल में ही 1 बिलियन की जो मज़ीद हमने अपने कर्ज़ों की अदायगी की है, तो वो जो 5.5 बिलियन डॉलर्स के जो हमारे रिजर्व थे वो अब 4.5 पे आ गए हैं। बिल्कुल। और जिसका मतलब है कि पहले महीना सवा महीना था, अभी महीने से भी कम, गालबन 3 हफ्तों के रिजर्व्स रह गए हैं। और एलसीज हमारी खुल नहीं रही हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट होता है ना कि आपके पास पैसे होते हैं, हमारे जो है जो सोयाबीन के, फूड के, दवाइयों के, और वो दवाइयाँ जिससे कि लोग मर रहे हैं, वो जहाज़ खड़े हैं, रुकी हुई हैं सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। लोगों को हम जो है गैस और बिजली की लोड शेडिंग इसलिए करवा रहे हैं कि हमारे पास तेल के पैसे नहीं हैं। और जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी ही खौफनाक हैं कि ये कोई
अच्छी नहीं है, कोई खबर भी अच्छी नहीं आ रही। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आज ब्लूमबर्ग वाला ने, एक बड़ी दुनिया की मोतबर जो इदारा है, उनकी तरफ से उन्होंने कहा जी अव्वल तो वहाँ पे IMF का अभी भी क्लियर नहीं है, अभी भी जो है ये डाउट्स है, सुना है मीटिंग की है, मगर उनकी वो कह रहे हैं सब्सिडी बढ़ाएं, वो कह रहे हैं कि जनाब आप पेट्रोल की कीमत 32 से 50 रुपये और करें, 50 रुपये करें। तो वो अगर हो भी जाता है ब्लूमबर्ग के मुताबिक, तो फिर भी जो है ना 6 माह बाद या अप्रैल के बाद जो है ना मुश्किल ये फिर भी वक्ती तौर पे टल जाएगी, मगर ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अगले साल आने वाले महीनों और सालों में बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है कि बड़ी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है वो। और जो है यहाँ जो डॉलर एक्सचेंज रेट काबू नहीं आ रहा, अभी भी वो तकरीबन जो है 35-40 रुपए का बैंक और इंटरबैंक रेट का और मार्केट का फर्क है, तो डॉलर मिल नहीं रहे, इसलिए कोई भी यहाँ पैसे नहीं भेज रहा, गैर कानूनी तरीके से हवाला हुंडी के जरिए हो रहा है। और डॉलर की इसकी वजह से कर्जे भी ऑफ कोर्स बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और इनके काबू में नहीं आ रहा। वो डॉक्टर साहब बयान दे देते हैं कि जी हम 200 की इसकी कीमत होनी चाहिए, भाई करके दिखाओ। IMF ने सब्सिडीज का और इस एक्सचेंज रेट का भी जिसको मेंटेन करवाएं। तो ये ओवरऑल जो है ना बहरान जो है इसका इतना ज़्यादा हो गया है कि अभी हम तरले कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के ये एक्चुअली कोट एंड कोट जो उन्होंने कहा कि जिन्हें हमने IMF से रहमदिली की अपील की है, मतलब क्या है? अब ये न्यूक्लियर कंट्री है, ये आप इसको बेहतर अल्फाज में कह लेते हैं, ये तरला प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। शहबाज शरीफ इज अ तरला प्राइम मिनिस्टर, इधर भी तरला, भाई मांगते हैं, कर्जा होता है, पैर पड़ने वाली बात है। आप ऑनरेबल तरीके से अल्फाज का चुनाव करते हैं, ये नहीं कहा जाता कि जी IMF से हमने रहमदिली की अपील की। ये क्या अल्फाजी है भाई? आप कोई डिप्लोमेटिक बात करें कि जनाब वो ठीक है कि आपकी क्लाइमेट की वजह से है, दुनिया क्लाइमेट हमारा कसूर नहीं है, ये अच्छी अल्फाज है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का। हम आपसे रहमदिली हो, जिनीवा में भी रहमदिली, IMF भी रहमदिली, वर्ल्ड बैंक में भी रहमदिली, सऊदी अरेबिया भी रहमदिली। और भाई क्या जो है ताउन की बात जो है वो बिल्कुल बेकारियों वाला एक रवैया भी बेकारियों वाला हो गया है। वो ठीक है, मुश्किल हालात तो हैं ये सारे। उसके अंदर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि गवर्नमेंट का एक डिनाइल है, टोटल डिनाइल है कि वो एज इफ ये प्रटेंड कर रहे हैं, कोई उनका मिनिस्टर पकड़ लें तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो रोज़ तकरीरें कर देते हैं, कॉमर्स वाले वो अपना नहीं मानते, इंडस्ट्रीज़ वाले अपना वो बताते हैं। तो ये जो अभी लेटेस्ट जो आज का 2-3 दिन से ये कैंपेन चल रही है कि एक तरफ लोगों को आटे की लाइनों में लोग लग रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, और एक तरफ ये इश्तिहारी कैंपेन छपवाई जा रही है और ये इस पे पता नहीं कितने करोड़ों अरबों लगाए जा रहे हैं। तो बजाय इसके कि ये इन कैंपेन्स पे लगाई जाए, ये लोगों को दे दें खुदा के लिए। और जो लोगों को जो ये क्लेम किया जाता है कि जनाब हम सब्सिडाइज्ड जो लोगों को जो है ना उन खास तबकों तक पैसा पहुंचा रहे हैं। तो ये मैं अभी देख रहा था कि ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड है जो कि बिल्कुल निचले तबके के लिए और बड़ी अच्छी चीज़ है, ये इसके 360 अरब जो है ना, इसकी जो अनाउंसमेंट की गई थी कि उनको 360 अरब दिए जाएंगे, उसकी ऑगमेंटेशन अभी तक जो है ना वो नहीं हो पा रही। तो ये हाँ बड़ी जो तबकों के लिए फॉर एग्जांपल ये सुनते हैं कि जनाब जो MNS को देने थे 185 बिलियन वो दे दिए गए हैं, अपने जो बड़े बड़े एलीट के लिए चीज़ें ना वो जा रहे हैं। निचले तबकों को ये अनाउंस किए जा रहे हैं कि जनाब आटा सस्ता मिलेगा, वो कहीं पे वो सस्ता आटा नहीं मिल रहा, लाइनें आटे के ऊपर हम पूरा वो कर रहे हैं। मगर फोकस करना चाह रहे हैं हम कि ये पूरी जो कैंपेन है कि नो योर इकोनॉमी रीबिल्डिंग पाकिस्तान, इसके अंदर जो है ना उन्होंने पूरे ये फिगर्स दिए में हर शोबे के, और उसके अंदर ये कहा हुआ है कि जनाब ये माजी में कि हमारा ये कसूर नहीं है, ये माजी की वजह से एक दूसरे पर डालते हैं, एक दूसरे पर डालते हैं। मेरा सिर्फ सवाल है कि ये नाम ये बारी बारी देखते हैं जो ये सारे कह रहे हैं कितना झूठा कितना सच है, ये हमारे गेस्ट आएंगे तो उनसे भी पूछेंगे। मगर सवाल मेरा ये है कि अगर इतने बुरे हालात थे और ये माजी की हुकूमत इस तरह की थी, तो आपको किसने कहा था कि ये गवर्नमेंट लें?
वो कहते हैं रियासत बचाने आप डिलीवर, रियासत बचानी, ये बचाई जा रही है। अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते थे या आप कोई बेवकूफ़ नहीं थे, आपको पता था एग्जैक्टली इकोनॉमी की क्या सूरत हाल है, आपको पता था कि इस बेयकीनी से क्या होगा, आपको पता था कि आपकी नालायक टीम है, आपको पता था कि डार साहब नहीं कर पाएंगे। शहबाज शरीफ साहब की वो जो मिथ थी कि जी डूअर हैं और जी बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और पंजाब में वो करवा देते थे, वो बारिश के अंदर रबड़ के जूते पहन के वो मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के वो जो पिटते थे, वो मिथ टूट गई है। अभी वो जो है ना IMF, from door to door, from IMF to World Bank to Geneva to Saudi Arabia to China, Beijing, everywhere, वो हम रहम दिली की अपील करते हैं। आपका मतलब ये कि खान साहब के गवर्नमेंट चलने देनी चाहिए थी? मतलब ये नहीं, मैं बिल्कुल, उनकी अपनी सियासत है, वो जो है गिराई जा सकती है तो क्यों नहीं गिराई जा रही, चानीच थी। बाकी उन्होंने रही सही कसर उन्होंने कर दी, गलती करके रिजाइन कर दिया। मगर क्वेश्चन ये है कि अगर ये पता था, ये जो अब कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत की वजह से ये हुआ है, तो आपने उनको पूरे 5 साल करने देने थे। जबकि मैं उनके इसमें वो जो कहते हैं लाइज, बिग लाइज एंड देन स्टैटिस्टिक्स, कि वो झूठ होता है, फिर बहुत बड़ा झूठ होता है, फिर शुमारियात होता है कि शुमारियात में आप ट्विस्ट करके अपनी मर्जी का, डार साहब इसके लिए बड़े फेमस हैं, सब एक्सपर्ट हैं। चलिए इस पे मज़ीद भी बात कर लेते हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, सेक्रेटरी जनरल है असद उमर साहब, उन्होंने प्रोग्राम मुकाबिल में ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी मैं नहीं चाह रहा था कि इसकी तफसील, क्योंकि ये इल्जाम तो इन पे असद उमर साहब आप पे है। वो कहते हैं कि जनाब वन कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, कि हालात बुरे नहीं है, एक तरफ भीख मांगते फिर रहे हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं जी पूरे हमारे हालात ठीक हैं। साथ में ये इश्तिहार चल रहा है, तो उसमें ये लुबे लबाब उसका ये है कि ये माजी की हुकूमतों की वजह से, आपकी वजह से, माजी हुकूमतों नहीं, माजी की हुकूमत और वो आपकी हुकूमत, इमरान खान और असद उमर और बाकी जो आपके तरीन साहब गुजरा, ये आपकी वजह से है। तो क्विकली तो एक ये बजाय इसके कि मैं वन आफ्टर अनदर भी पूछना चाहूँगा, बट ओवरऑल आई एम श्योर आपने ये फिगर्स देखे होंगे, इस पे अपना जवाब दें कि ये जो इस वक्त फिगर्स आ रहे हैं ये कितने के ठीक हैं। ये जो फिगर्स जो वहां से पैसा आने की जो कमिटमेंट, नहीं, ये जो इश्तिहारी कैंपेन चल रही है रीबिल्डिंग पाकिस्तान, ये इस पे मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होगा, इतने ज्यादा कैटेगरीज हैं, तो क्विकली अगर रन डाउन हमें दे सकें कि आपके क्या विचार हैं, ये जो फिगर्स दिए जा रहे हैं कैंपेन में कि ये आपका सारा कसूर है। देखें, इसके अंदर 2-3 चीजें ना जो इस वक्त सबसे ज्यादा जो खराब इस वक्त जो नजर आ रही हैं, उनकी हाईलाइट किया। उनकी हाईलाइट ये कि जी महंगाई जो पाकिस्तान की सबसे तारीख की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बुलंदी के ऊपर है। अपने पाकिस्तान इनके ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स के स्टेटिस्टिक उठा के देख लें कि महंगाई की शरह जहां थी जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई है, उससे 2 गुना बढ़ चुकी है। बेरोजगारी का आपके इन्हीं के स्टेटिस्टिक उठा के देख लें, वो कहते हैं कि बड़ी सनतें जो हैं, इमरान खान जब वजीर आजम से 12% पर तरक्की कर रही थी, अब मनफी हो गई है। सो जाहिर है उसके से जो बराह रास्त जुड़ी हुई है बेरोजगारी। फिर ये लोग जाहिर है लोगों को फिक्र है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट ना कर जाए, ज़र मुबादला के ज़खायर खत्म होते जा रहे। तो जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक आई इमरान खान के खिलाफ, 16.4 अरब डॉलर स्टेट बैंक के रिजर्व थे, अब वो 4.5 अरब डॉलर रह गए, यानी 12 अरब डॉलर की उनमें कमी आ गई है। तो ये तो मोटे मोटे आदादो शुमार है, हुकूमत ही शाये करती है। हम तो हर हफ्ते हुकूमत के आदादो शुमार देखते हैं और उसी से वही आपको बता रहे हैं। ये मैं जो इसमें से सबसे आम आदमी के लिए तो वो होता है महंगाई का, तो उन्होंने शायद खुद ने उसकी महंगाई की शरह उन्होंने कहा जी सिर्फ 6.5 का हुआ है। उन्होंने अपना जो अक्सर फिगर्स दिए हैं 2014 और 18 के दिए हुए हैं, क्योंकि जी हमारे दौर में महंगाई 4.5 औसत थी, इनके दौर में 11% बढ़ी है। अच्छा, जो इस हफ्ते के आदादो शुमार इसी हुकूमत के एहसान इकबाल साहब की मिनिस्ट्री जो शाया करती है हर हफ्ते, उसके मुताबिक जो अशियाए खुर्दनोश हैं उसकी अफरादे दर जो है वो 35% है, और मजमूई तौर पे जो अशिया है उनकी 30% है। तो ये तो खुद ही अपने आदादो शुमार अगर पढ़ ले तो ये इस किस्म की फिर बातें मुकामना ना करें कि आज से 6 साल पहले क्या हालात थे। ये शरह नमू जो है, जो ग्रोथ रेट है, उन्होंने ये एक बड़ी इसमें खूबसूरती की है
कि उन्होंने तमाम फिगर जो लिए हैं वो 14 और 18 के लिए हैं। ये पिछले 8 माह से जो मौजूदा हुकूमत है, हमें तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसकी है कि यहाँ पे जो महंगाई हुई है, ये पाकिस्तान की तारीख में सारे ही जो इस तरह की मैं नहीं समझता हूँ कि ये हर दौर में कहा जाता है कि जी इस दफ़ा जो हालात हैं कभी भी ऐसे बुरे नहीं हैं, ये फाइनली पूरा हो गया है। ऐसे वाकई ही कभी हालात नहीं थे कि हमारा मैं कह रहा था आगे कि बका का मसला है, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंशलिस्ट थ्रेट आ गया है। और वो जो बताया गया था हमें कि जनाब ये NSC की मीटिंग के अंदर कि निचले तबकों को देते, मैं अभी शेयर कर रहा था कि वो जो BISP को जो वेरिएबल इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो 380 अरब रुपए गए थे वो भी नहीं गए। मगर मैं आपसे पूछ रहा था GDP ग्रोथ का उन्होंने कहा जी एवरेज उन्होंने अपनी दी है जो 14 से 18 की, उनका जी हमारी जो थी ना वो ग्रोथ 4.7% थी और इनकी 3.5% थी। ऑफ कोर्स ट्विस्ट किया हुआ है, बट आपकी क्या, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सर देखें, वो जो ग्रोथ हमारी एवरेज ले रहे हैं उसके अंदर कोविड का साल शामिल कर रहे हैं, जिसमें आपको पता है तमाम दुनिया के अंदर जो तबाही आई थी, बड़े बड़े ममालिक जो हैं उनकी -6, -7, -8, भारत के यही हालात थे। पाकिस्तान का भी -1% जो है उस साल हुआ। वो कोविड का साल था, वो एक सदी में एक जो आता है, अगर आप उसको निकाल दें तो आपको शरह नमू जो नजर आएगी वो हमारे 3 साल की इनसे ज्यादा है। आखिरी 2 साल कोविड के बाद जब निकले, एक साल 5.7% हुई है और एक साल 6% हुई है। और जैसे मैंने कहा कि ये बड़ी सनतें हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 12% से ग्रो करी थी। एक्सपोर्ट्स जो है, डार्क साहब पाकिस्तान की तारीख के वाहिद वजीर खजाना है जो 3 दफा वजीर खजाना बने, और हर दफा जब ये वजीर खजाना बनते हैं तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट गिरना शुरू हो जाती है। ये अचीवमेंट सिर्फ इनकी है। इसी तरीके से जो एक्सचेंज रेट के साथ करते हैं और उसका नतीजा जो निकलता है, 98 में जब ये हटाए गए फाइनली वजारत खजाना से, तो उस वक्त पाकिस्तान के रिजर्व जो हैं वो किस खतरनाक हद तक कम हो चुके थे कि ये डॉलर अकाउंट लोगों के, शहरियों के अकाउंट फ्रीज करके डॉलर खा गए थे। वही स्टोरी अभी रिपीट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दोबारा जो हो रही है, आपने देखा ना कल उनका बयान जो है, उन्होंने कहा कि वो जो आम शहरियों के जो डॉलर अकाउंट खोले में वो पैसा भी हुकूमत का है, और वो कह इसलिए रहे हैं कि ये स्वैप के अंदर बोरो कर चुके हैं और पैसे के अगेंस्ट भी इस वक्त जो लोग पैसा निकालने के लिए जा रहे हैं उनको मुश्किलात पेश आ रही है। तो ये हकीकत है। यहाँ पर इस वक्त लेके आए में इसलिए वहां पे जिनीवा में खड़े में और सारी दुनिया को बता रहे हैं कि हम तबाह बर्बाद हो गए, खुदा का वास्ता को बख्शीश दो। डॉलर का जो उन्होंने फिगर दिया है, उन्होंने चालाकी बड़ी खूबसूरती की है। बड़े अक्लमंद लोग हैं वहाँ पे बैठे हुए शुमारियात में, कि उन्होंने जहाँ दिल किया है 14 और 18 का तकाबला किया हुआ है, और जहाँ दिल करता है वो 2017-18 का आपकी गवर्नमेंट के 3 साल से किया हुआ है। तो डॉलर में उन्होंने कहा जी इनके दौर में देखें 83 रुपये का जो है ना वो इजाफा हुआ, और हमारे उसमें जो है ना वो आपके 2004 का कर दिया, अपने दौर के 121 का किया है कि 21 से 2004 का डाला है, जो कि मुझे याद पड़ता है जब आप छोड़ के गए थे तो 179 या 180 का था गालबन। 178 था, और जिस वक्त इलेक्शन हुआ है तो 127 था। तो 3 साल 8 महीने में 51 रुपए कदर में कमी हुई थी, और उतनी कमी इनके 9 महीनों में हो चुकी है ऑफिशियल रेट के अंदर। और आपको भी पता है, पाकिस्तान के हर कारोबारी शख्स को पता है कि वो अब सिर्फ एक कागज पे एक्सचेंज रेट रह गया है। असल में इस वक्त जो डॉलर है वो 250, 255, 260 का मिल रहा है। तो ये तो तकरीबन 80 रुपए कीमत गिर चुकी है डॉलर के खिलाफ। और अभी IMF का इनको करना पड़ेगा, आखिरकार ये तो कोई इनके पास चॉइस रह नहीं गई है। और जैसे ही IMF के साथ इनका एग्रीमेंट है, इनको एक्सचेंज रेट छोड़ना पड़ेगा, और आप देख लेना कि एक्सचेंज रेट किधर जाके खड़ा होता है। उन्होंने साथ में क्विकली एक चीज जो है ना एलिफेंट इन द रूम जो मिसिंग है वो है एक्सपोर्ट्स के उन्होंने फिगर नहीं दिए। दरामदात के कहा कि आपके दौर में जो है ना 30% इजाफा हुआ था, विदाउट एक्सप्लेनिंग कि ये दरामदात किस चीज़ के लिए थी, वाया ये ग्रोथ के लिए थी, रॉ मटेरियल के लिए थी, क्या थी। उनके इनकी दरामदात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। लेकिन दरामदात के ऊपर जो है वो भी सारी दुनिया को पता है कि वो साल जो था वो कमोडिटी सुपर साइकिल जिसको कहा जाता है, कोविड की वजह से दुनिया में जब मईशतें दोबारा खुली तो सप्लाई चेन की शॉर्टेजेस पैदा हो चुकी थी और कीमतें आसमान के ऊपर जानी शुरू हो गई। मसलन तेल की कीमत जो है वो $112-115 पहुंची हुई थी,
वो तेल की कीमत जो इस वक्त $80 पे वापस आ चुकी है। इसी तरीके से खुर्दनी तेल की कीमत आधी हो गई है दुनिया के अंदर। तो वो एक एबनॉर्मल पीरियड की इंपोर्ट इंक्रीज थी और वो खुद ब खुद इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आ गई हैं। प्रॉब्लम ये हो गया, इन्होंने 7 रेमिटेंसेस बिठा दिए ये एक्सचेंज रेट का तमाशा करके, और एक्सपोर्ट गिरनी शुरू हो गई हैं। तो हमारी आमदनी भी बदकिस्मती से तेजी से गिर रही है इस वक्त। असद, बस लास्ट 2 क्वेश्चन जो बड़े इंपॉर्टेंट इशू हैं इस वक्त, वो है कि IMF के साथ आज उनकी मुलाकात होनी थी सागडार साहब की, तो ये क्या आपको लगता है कि ये तय पा जाएगा? क्योंकि सबसे बड़ी बेयकीनी तो यही है, और इसी से कंडीशनल है कि जो बाकी डोनर्स ने पैसे देने हैं वो कंडीशनल बनाए हुए हैं कि ये आपका एग्रीमेंट होगा, और उसमें 8 माह हो गए और वो नहीं हो पा रहा। बट वन, ये IMF से हमारी डील अब फाइनली आपको नज़र आता है हो जाएगी ये फर्स्ट ट्रांच की कम से कम? और दूसरा, ये जो वहाँ से तासुर दिया जा रहा है कि जो पैसे आ रहे हैं, उन्होंने कहा जी इस पैसे से जो जनीवा से ला रहे हैं ये अरबों डॉलर आ रहे हैं और ये ओवरनाइट मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, जो जेनीवा से अभी तक जो अनाउंसमेंट आई है, अर्ली टाइम है, वो कल जो ऑफिशियली जब आ जाएगी एक दफा तो बेहतर क्लियर हो जाएगी पोजीशन। लेकिन $8 अरब की जो बात हो रही है उसमें से $6.5 अरब से ज्यादा तो वर्ल्ड बैंक के और IDB के हैं जो, और वो 3 साल के अंदर आने हैं। वो तो उनका नॉर्मल प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक का सालाना आपको पता है प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का तकरीबन $2 बिलियन का होता है, तो वो तो इंक्रीमेंटल पैसा कोई नहीं। लेकिन कल ज्यादा बेहतर पोजीशन क्लियर हो जाएगी। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें $500 बिलियन डॉलर देखिए, अभी IMF ने रिलीज किया था पैसा, नवंबर में शायद वो रिलीज हुआ था। वो जहां पे रिलीज होने के बाद हमारे गए थे उससे आधे रह गए हमारे रिजर्व। इतनी तेजी से इस वक्त तो गिर रहे हैं हमारे रिजर्व। IMF के साथ हमारा आपको लगता है कि उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो सब्सिडीज पे बात कर रहे हैं, लेवी बढ़ाने पे कर रहे हैं, तो फाइनली ये उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, या मजीद डिले होगी? देखिए, बाकी जो चीजें हैं, जो प्राइसेस के ऊपर एक्शन लेने हैं या टैक्सेशन के ऊपर एक्शन लेने हैं, वो तो मुश्किल फैसले होते हैं, लेकिन हुकूमतें करती हैं। इनकी हुकूमत भी पहले कर चुकी है। जो इस वक्त जो सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक बना हुआ है वो ये डार साहब के दिमाग में जो फतूर है एक्सचेंज रेट का, और उससे जो मईशत में इस वक्त वो तबाही लेके आए हुए हैं कि इंतजामी मेजर्स लेके वो डॉलर का आउटफ्लो उन्होंने कंट्रोल इस तरीके से किया है कि सनतों पे सनतें पाकिस्तान में बंद होती चली जा रही हैं। पूरी इकोनॉमी को बिठा दिया है। एक ब्लैक मार्केट एक्सचेंज रेट की क्रिएट हो गई है, वो $1.5 बिलियन क्रॉस कर गई है। तो जब तक डार साहब ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि उनके दिमाग में जो एक्सचेंज रेट का फतूर है उससे उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क पिछली दफा भी किया था और अब फिर कर रहे हैं, उस वक्त तक मायना नहीं होता, वो एक चीज इनको गिव अप करनी पड़ेगी हर सूरत। सही है। असद उमर साहब, मैं अपने एक ही सवाल में 2 चीजें आपके सामने रख देती हूँ। एक तो ये पहला पॉइंट, हम दुनिया के सामने जा रहे हैं, उनसे भीख मांग रहे हैं पाकिस्तान के लिए कुछ करें। हम ओवरसीज पाकिस्तानियों से मदद क्यों नहीं मांग रहे कि वो पाकिस्तान को दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, इसकी बुनियादों को मजबूत करने के लिए अपना रोल प्ले करें। और सेकेंडली, आपने डार साहब के हालिया बयान को बड़ी खूबसूरती से बयान किया। आपको याद होगा 1998 में भी इन लोगों ने अमरीकी डॉलर के जो अकाउंट्स थे उनको मुंजमद कर दिया था, जिससे सरमायाकार का एतमाद खत्म हुआ था और बड़े सरमायाकार पाकिस्तान से चले गए थे। उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करना पड़े थे। आपको लगता है उनकी हालिया स्टेटमेंट इस कंडीशन में जबकि पाकिस्तान है कितनी नुकसानदेह हो सकती है स्टॉक के लिए, हमारे इन्वेस्टर के लिए? देखिए, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट थी और पहले ही लोग जो हैं वो परेशानी के शिकार हैं, घबराए हुए लोग। तो सारी दिन उनको ये सुनने को मिलता है मईशत के एक्सपोर्ट्स कह रहे हैं कि डिफॉल्ट हो सकता है, और वजीर खजाना ने खड़े होकर कह दिया कि लोगों का जो जाती पैसा है वो पैसा भी मेरा है। तो ये तो बिल्कुल तबाही मचाने वाली बात थी। और बिल्कुल आपने सही कहा कि खास तौर पे जब ऐसा वजीर खजाना ये बात करता है जो पहले भी लोगों के डॉलर हड़प कर चुका हो और वो डॉलर अकाउंट फ्रीज कर चुका हो, तो वो और भी ज्यादा नुकसानदेह है। जहां तक आपने ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात की, ओवरसीज पाकिस्तानीज का पैसा इमरान खान के वक्त में 2 सूरत में आ रहा था। एक तो तरसीलात ज़र जो होती हैं वो $19 अरब से बढ़ के $31 अरब पे गई। सिर्फ 3.5 साल 4 साल के अरसे के अंदर आपने देखा $12 अरब का इजाफा हुआ। उसके अलावा जो रोशन डिजिटल अकाउंट इंट्रोड्यूस किया गया, अरबों डॉलर उसके अंदर फ्लो हो रहे थे। वो आपने देखा है कि तरसीलात ज़र पिछले 4 महीने से गिर रही हैं और रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर जो पैसा आना था वो गिरता चला जा रहा है। तो आप तो मजीद ज्यादा पैसा लाने की बात कर रहे हैं। जो वो भेजते थे उन्होंने वो भेजना छोड़ दिया है और उसकी बहुत बड़ी भेजना क्यों उन्होंने, वो जाहिर है इतना जब इंटरबैंक का और उसका फर्क आएगा तो वो क्यों लीगल उससे भेजेंगे। पर हमने तैयार किया था, आज आपसे सियासी बात नहीं करेंगे पर करनी पड़ती है कि
कि अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि 11 को अदालत का फैसला आएगा, मगर एक नज़र आती है कि ये गोल पोस्ट तहलील होने की आगे से आगे जाती है। क्या आप अभी भी बज़िद हैं कि आपने 11 को अगर आपके फेवर में फैसला आ जाता है कि जो उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेना या लेना है, तो तहलील 11 को या 12 को अभी है, या तहलील होने के मतलब की मूड चेंज हो गया है? नहीं जी, इस वक्त जो पहले था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, वो तो जाहिर है कि जो कमिटमेंट ले ली थी कोर्ट ने, अदालत को जो कमिटमेंट कर दी गई थी 11 से पहले आप तहलील कर ही नहीं सकते थे, चाहे आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले भी लें, तो वो लेने का फायदा कोई नहीं था। और बीच में एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी डेमोन्स्ट्रेट कर दें और बीच में गैप छोड़ दे तो दूसरी साइड को टाइम मिल जाता रिएक्ट करने का। तो ये फैसला हुआ था कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करना है तो वो उसके बाद करना चाहिए, कोर्ट की हियरिंग का फैसला सुनने के बाद, क्योंकि उम्मीद ये है कि कानून के मुताबिक तो नोटिफिकेशन को उड़ा दिया जाएगा और उसके बाद आप फ्री होंगे अपना फैसला करने के लिए, तहलील करने के लिए। लेकिन वो जो फैसला आता है उसके बाद अभी दो राय मौजूद हैं। एक राय ये है कि अगर कानूनी तौर पर जरूरी कोर्ट कहे तो फिर ले लें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर नहीं कहता तो फिर लेने की जरूरत क्या है, फिर अपना फैसला करें तहलील करने को और आगे चलें। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच असद उमर साहब ने अपना वक्त प्रोग्राम मुकाबिल के लिए निकाला। एक छोटी सी हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ये आमिर मतीन साहब के तज्जिये में जानने की कोशिश करेंगे कि 5 किलो आटे का हुसूल है, वो किस किस को वो आटा हासिल हुआ और किस किस के घर में इस आटे के हुसूल में एक मैयत उठी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह से मुल्क के अंदर मुख्तलिफ बहरानों ने सर उठाया, सबसे ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल आटे और गंदम के बहरान को लेकर है। इस पर बात करने के लिए मैं पहले इंट्रोड्यूस करा दूं, हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ कोयटा खलील अहमद साहब, उनको भी वेलकम करते हैं। इनके हमरा ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगिश साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, इनके भी शामिल करते हैं, आपको वेलकम करते हैं। मगर आमिर साहब के तजिए की तरफ जाने से पहले मैं अपने देखने वालों के साथ एक ऐसा दर्दनाक क्लिप शेयर करना चाहती हूँ कि चंद किलो आटे का हुसूल नहीं है, ये बात है जान की, ये बात है जिंदा रहने की। वो क्लिप आपको दिखा के वापस आके आमिर साहब का तजिया लेते हैं। ना हम होंगे ना आटे के लिए आएंगे, ये गाड़ी हमारे ऊपर चला लो, आटा नहीं है तो हमें खत्म कर दो। घर बच्चे हमारे छोटे मार कर हमें बाहर निकालते हैं कि आटा ले आओ। बच्चे रो रहे हैं, बच्चे आज कोई किसी बच्चे ने नाश्ता नहीं किया। आमिर साहब, ये कोयटा का क्लिप था। नेशनल फूड सिक्योरिटी कहती है कि मुल्क के अंदर इनफ है, गंदम बहुत ज्यादा है, तो फिर ये कौन से चूहे हैं जो गोदामों के अंदर घुसते हैं और सारी गंदम सारा आटा खा जाते हैं? इनको, ये ब्यूरोक्रेट्स को, उन पॉलिटिशियनों को शर्म नहीं आती? ये सीन देख के इंसान का फट जाता है सीना और दहल जाता है दिल जो है ये देख के। और ये बाकी भी जो फुटेज दिखाएंगे आज, लोग इस वक्त दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, वो सस्ता आटा ढूंढ रहे हैं। और वो एक बिल्कुल जो है, आप देखें, सांस के बाद, पानी के बाद जो है तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो आटा है। खानों में तो आता है आटा, रोटी। तो ये एक बुनियादी चीज़ जब नहीं मिल रही, वो जो बुजुर्ग अभी कह रहे थे कि घर वाले बच्चे निकाल देते हैं और आटा मिलता नहीं, तो क्या करें? तो ये बाकी भी फुटेज है जिस किस्म का दिखाई जा रही है कि लड़ाई मार कुटाई जो हो रही है, लाइनों में लगे हुए हैं, जो इंसान का एक बुनियादी चीज़ है, इस रियासत का फिर लोग गुस्सा ना निकालें। मुझे तो डर है कि पहले श्रीलंका के साथ जो हुआ था, अभी ये ब्राज़ील में जो होना शुरू हुआ है कि खुदा ना करे, वो आज लोगों ने असम्बली पे भी हमला कर दिया, सुप्रीम कोर्ट पे भी कर दिया, सदारती महल पे भी हमला कर दिया। तो खुदा के लिए गवर्नमेंट और रियासत को हमारे कुछ सोचना चाहिए, तस्वीरें देख के डरना चाहिए। मैं क्विकली ये कह दूँ ताकि हम अपने ब्यूरो चीफ से बात कर सकें कि ये जो लार्जली तकलीफ इसलिए होती है कि बताया जाता है कि जो 40 लाख मीट्रिक जो है ना टन जो है ना अभी भी गंदम पड़ी हुई है, और जो अभी 13 लाख टन जो है ना वो दरामद भी की जा रही। बड़ी मुनासिब गंदम है। इश्यूज क्या हैं? इशू सबसे बड़ा है बुरी पॉलिसी का और इंतजामी मसलों का, कि वो सूबों में एक तो जो लड़ाई चल रही है ना, ये तजर्बा बिल्कुल फेल हो चुका है कि आपकी 3 मुख्तलिफ गवर्नमेंट, क्या आपकी वफाक में 13 पार्टी हुकूमत कर रही हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी कर रही है, पंजाब KP और पंजाब में जो है वो PTI की और Q लीग की गवर्नमेंट है। तो वो सारी कोई आपस में ताउन नहीं करा रहा, अपनी अपनी पॉलिसी बना रहे हैं। महंगाई की और
और ये सारी होर्डिंग की और ब्लैक मार्केट की सबसे बड़ी तो ये है कि वफाक और सूबों में एक जंग जारी है। और सिंध वाले जो 4000 जो है उन्होंने सपोर्ट प्राइस पर बंद कर दी, इन्होंने कोई वफाक कहता है 3000 रुपये करो। जब इतनी महंगी करें, बिल्कुल किसान के पास ये पैसे जाना चाहिए, मगर उसके साथ ये भी एक फैक्टर आ जाता है कि प्राइस ने ऊपर जाना ही जाना है। और जो इस वक्त सूरत हाल है कि क्विकली मैं बता दूं कि इस वक्त जो है आटा जो है 20 मन का जो थैला है वो 2500 से लेके 3500 तक बिक रहा है, और रोटी जो है वो 30 से लेके 35, 40, 50 तक नान बिक रहा है। तो ये मैं क्विकली इसलिए मैं खलील साहब क्विकली जरा हमें बताएं कि ये दिल दहल गया ये कोयटा की फुटेज देख के, क्या सूरत हाल है आम की? जी बिल्कुल मतीन साहब, यकीन करें जब से मैंने सहाफ़त शुरू की है इतने बुरे हालात मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखे कि हमारा एक कबायली माशरा है, उस कबायली माशरे में आज ख़वातीन -6 में और -5 में सुबह सवेरे जो है वो 7 बजे सड़कों पे आ जाती हैं कि सस्ता आटा मिलेगा, और लाइनें लगा के हज़ारों की तादाद में यकीन करें वो सुबह मौजूद अपने कमसिन बच्चों के साथ, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। आज तो हद ये हो गई कि इन ख़वातीन ने धरना दे दिया, इन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से घंटों जो है वो ट्रैफिक जो है बंद रही, जिसके बाद पुलिस को आना पड़ा और उन्होंने जो है उनको मुंतशिर तो नहीं किया, कुछ मौजिज लोगों को दरमियान में डाला और उन्होंने खवातीन को कहा कि हम आपको आटा देंगे, लेकिन खवातीन सारा दिन बैठी रहीं। सारा दिन हमारे दफ्तर से बहुत ही करीब था ये पॉइंट जहां पे ये खवातीन मौजूद थी, लेकिन आटा नहीं आया और ना ही उसने आना था। सिर्फ हुकूमत के झूठे दावे कि पास्को से गंदम आ रही है, हम आटा जो है सब्सिडाइज्ड रेट पे देंगे, वो नहीं हो रहा। और यकीन करें कि कोयटा शहर में जो 20 किलो का थैला है वो 2700 से 2800 में, और जो बलूचिस्तान के दूर दराज के इलाके वहां तो वो 4000 रुपए तक जो है वो पहुंच गया है, कहीं 3800 में मिल रहा है, कहीं 3200 में और कहीं 3600 में। और आज हमें जो बताया गया कि लोरलाई में जो आटा है वो 200 रुपए किलो बिक रहा है। आप अंदाजा करें कि 200 रुपए किलो आटा, और जैसा कि आपको पता है कि बलूचिस्तान में जो पश्तून और जो बलोच खानदान है वो बड़े बड़े, उनमें बहुत से लोग वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, और वो जो है सुबह दोपहर शाम घर में रोटी पकाते हैं। तो वो 100 किलो का जो भी बोरी है वो पेशावर की सूरत हाल भी जान लेते हैं। मुमताज मंगिश साहब चूंकि हमारे साथ मौजूद है, मैं मुमताज मंगिश साहब की तरफ भी जाना चाहूंगी। मुमताज मंगिश साहब, अभी आपने खलील अहमद साहब की गुफ्तगू सुनी, पेशावर की क्या सूरत हाल है, और जिस तरह से इन्होंने पास्को के हवाले से जिक्र किया, डेफिनेटली पास्को के पास तमाम सूबों के से मुतालिक जो है वो गंदम मौजूद है जखीरे की शक्ल में, तो क्या सूबे वाकई गुरेजा है पास्को से गंदम उठाने के लिए? अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? बिल्कुल, असल में जो खलील साहब बता रहे थे तकरीबन यही सूरत हाल है, लेकिन इधर ज़रा फ़र्क यह है कि इधर सरकारी आटा सब्सिडाइज रेट पे दिया जा रहा है, लेकिन हुकूमत खुद कहती है कि कोई सिर्फ 30% लोगों को के लिए ये हम आटा दे रहे हैं। 70% आबादी के लिए जो आटा है वो ज़ाहिर है वो बाहर मार्केट से लेना पड़ता है, और बाहर मार्केट में खैबर पख्तूनख्वा में जो लोकल मिल्स हैं वो आम लोगों को आटा सप्लाई नहीं करती, बल्कि जो सब्सिडाइज रेट पे आटा दिया जा रहा है वो 30% लोगों के लिए उन्हें 5000 मेट्रिक टन योमिया का कोटा दिया जा रहा है गंदम का, जो आज बढ़ा के 6500 कर दिया है, लेकिन वो सिर्फ 30% लोगों के लिए काफ़ी है। बाकी जो 70% आबादी है वो जो पंजाब से आटा लाया जाता है वो उसी पे इक्तफा कर रहा है। अब मतीन साहब ने बात की है कि ये जो आटा दिया जा रहा है वो उसमें जो सूबे में मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में तो एक ही पार्टी की हुकूमत है, वहाँ पे आज ही ताजर बता रहे थे कि पंजाब हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज किया है कि बैन सूबाई नकलो हमल जो है आटे की नहीं होगी। जब नहीं होगी तो ज़ाहिर है आटे की ज़रूरत तो खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से पूरा कर रहा है, तो कैसे मिलेगा? अब पंजाब से जो आटा मिल रहा है वो यहाँ पे फाइन आटे का जो थैला है 20 किलोग्राम का वो 3300 रुपये में मिल रहा है। जो 70% आबादी है उसमें तमाम लोग ऐसे नहीं है कि वो 3300 रुपये फी तेला बर्दाश्त कर सके। ज़ाहिर है यहाँ पे मसला होता है। यहाँ भी बन्नू में खवातीन ने सड़कों पे आकर एहतजाज किया। वजह इसकी ये थी कि जो सरकारी आटा है वो 1300 रुपये फी थैला 22 किलोग्राम का वो मिल रहा है। वो जब उन्हें सया भी नहीं आए वो पूरे 3 देहातों के लिए सिर्फ 30 बोरियां आ रही, 30 थैले आ रहे थे। तो 30 थैलों से ज़ाहिर उनकी ज़रूरत तो पूरी नहीं की जा सकती। अब मसला यह है कि यहाँ के जो स्टॉक है महकमा खुराक के जो स्टॉक
ब्लॉक्स हैं, वहां पे भी गंदम मौजूद है। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के गंदम की अपनी पैदावार जो है वो सिर्फ 12,000 मेट्रिक टन है और खैबर पख्तूनख्वा की कुल जरूरत जो है वो 50,000 मेट्रिक टन है। जाहिर है जब गंदम यहाँ पे खुद कफीली नहीं है तो पंजाब पे इत्तेफाक करना पड़ेगा। जी खलील साहब, आपसे पूछना ये चाह रहे हैं कि इन्होंने बड़ी अच्छी बंगे साहब ने बात की कि यहाँ केपी में और पंजाब में तो एक पार्टी की हुकूमत है, मगर यहाँ लसानियत मुझे लगता है ज़्यादा आड़े आ गई है। आपको बलूचिस्तान में, क्योंकि सिंध से भी उम्मीद होती है कि वहाँ से आटा आएगा, तो वहाँ क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल मतीन साहब, बलूचिस्तान की जो 70% आटे की ज़रूरियात है वो पंजाब और सिंध से पूरी होती हैं, लेकिन अब पंजाब और सिंध ने जो है बलूचिस्तान को गंदम देने से इनकार कर दिया है और उन्होंने जो है इस पर दफ़ा 144 लगा के जो है पाबंदी आयद कर दी है और जो ट्रक्स आते हैं उनको पकड़ लिया जाता है। और बलूचिस्तान के कल वज़ीर खुराक जो है जमरा कचकजई, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे पास आटे का तमाम स्टॉक जो है वो ख़त्म हो गया है और हम माली बहरान का शिकार है, हमारे पास तनख्वाहों के पैसे नहीं है और जो पास्को हमें गंदम दे रहा है या पंजाब या सिंध अगर हमें पुरानी कीमतों पे गंदम दे, हम नई कीमतों पे जो है वो नहीं ले सकते और हमको इस पे 2 अरब रुपए की सब्सिडी देनी पड़ेगी और हमारे तो खजाना ही खाली है। और उनका यही कहना था कि अगर वफाक और पंजाब ने रवैया न बदला तो बलूचिस्तान के तमाम जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जिसमें सेनेटर हैं, कौमी असम्बली के अरकान और सूबाई असम्बली के तमाम अरकान इस्लामाबाद जाके पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे और एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि ये सूबा जो कि मादनी वसाइल से रिच है और पूरे पाकिस्तान को चलाता है और आज ये वहाँ आटे की एक रोटी के लिए लोग जो है वो दरबदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं रोडों पे। आज एक क्लिप वायरल हुआ जिसमें आप देखें कि एक ट्रक के पीछे जो है मोटरसाइकिलों पे नौजवान लगे हुए थे। बहुत शुक्रिया आपका भी और बंगश साहब आपकी, मगर मैं ये बात नहीं मानता कि ये जो है ना ये ड्रामेबाजी कि जी वो वहाँ के सेनेटर और MP MNs यहाँ के धरना देंगे। अगर ये गवर्नमेंट का हिस्सा है, वहाँ ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट का हिस्सा है, अगर इतने ज़्यादा इस चीज़ में वो संजीदा होता है, ये आम आदमी सफ़र कर रहा है, तो ये रिज़ाइन क्यों नहीं करते गवर्नमेंट से? फेडरल गवर्नमेंट से रिज़ाइन करें, प्रोटेस्ट क्या कर रहे हैं? सही है। मेरे मुमताज़ बंगली साहब भी हमारे साथ मौजूद, खलील अहमद साहब भी। लेकिन आमिर साहब, बंगली साहब से मुझे याद आया एक बहुत बड़ी और क्रिटिकल सूरत हाल है, वो FBI डाटा लीक के हवाले से है। वो क्या हो रहा है? कभी किसी का डाटा, कभी किसी का डाटा। जी, ये बात ये है कि जिस मुल्क में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साबिक जनरल बाजवा साहब, कमर बाजवा साहब, उनका डेटा चोरी हो जाए तो आम आदमी की क्या सूरत हाल है और उसकी जो डिटेल्स आ रही हैं ये बहुत ही खौफनाक किस्म की आ रही हैं। बहरहाल आपके पास क्लिप है, ये ज़रा उनका दिखा दें। ये सरहद के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ये प्रेसिडेंट है साग साहब, ये ज़रा दिखा दें, फिर बात करते हैं। ठीक है जी प्रोड्यूसर। है वो FBR का एक डेटा लीक हुआ था पिछले साल और इस साल भी उनका डेटा लीक हुआ है। अभी जो कॉल्स आती हैं वो यही है कि जी आपके फलां बैंक में आपका अकाउंट है, आपकी बीवी का अकाउंट है, आपके बच्चे का अकाउंट है, आपके फलां जगह पे प्लॉट है, आपका फलां जगह पे घर है, ये आपकी गाड़ी है, आपके बैंक में इस वक्त इतना पैसा पड़ा हुआ है, तो वो आपके घर में असला ये है। तो बात ये है सर कि ये जितना डिटेल है या नादरा के पास था या FBR का जो हमारी टैक्स रिटर्न है, क्योंकि उसमें सारा कुछ आता है, हम बैंक अकाउंट्स डिस्क्लोज करते हैं, तो ये मुझे उससे जो है जुदा नज़र नहीं आ रहा। ये बेसिक असल में ये है और डेटा इस वक्त शायद CTD वगैरह के पास भी नहीं है, इसका लोग रिलेक्टेंट है, जाते नहीं है। जी, ये पहले ही सीक्रेट ट्रस्ट होता है कि लोग FBR के पास जो आपका डेटा होता है ये ऑफ कोर्स ये नहीं किया जा सकता। मैंने कहा जिस तरह जनरल बाजवा का वो लीक हो गया है तो फिर आम आदमी कहाँ से बचे। मगर ये जो पेशावर में जो पहलू जा रहा है ये पाकिस्तान के और इलाकों में भी हो रहा है कि ये जो दहशतगर्द लोग हैं या टेररिस्ट लोग हैं या डाकू लोग हैं, ये फ़ोन करते हैं कि उनके पास पहले ही, बड़ी खौफनाक बात है कि आप कहें जी मेरे पास, वो कहते हैं आपके इतने बैंक में इतना है, आपके जो है ये आपके पास असासे हैं, इतने पैसे दे दें और आपके बच्चों के ये नाम है और सारा कुछ है, ये कारें हैं।
ये एक बहुत ही खौफनाक है कि ये डेटा इस तरीके से बिक रहा है और इस तरीके से बेचा जा रहा है ना, जो पास ऑन करते हैं उनके लिए एक कारोबार है। साथ में खौफनाक जो आज 2-3 और इससे रिलेटेड खबरें आई हुई हैं कि यहाँ पे एक तो डेटा लीक हो रहा है, फिर ये हो रहा है कि एक बड़ी मज़ेदार खबर अगर प्रोड्यूसर आप दिखा सकें कि एक सैलरीड आदमी है, उसके डेटा में 29 एंट्रीज आ गई हैं कि इंपोर्ट की, कि इन्होंने जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक एंट्रीज आ गई हैं, तो उसको उन्होंने टैक्स डाल दिया। वो पता चला कि गलत के करीब, कितनी 27,000 के करीब 27,000 की एंट्रीज डाल दी गई हैं एक सैलरीड तनख्वाहदार के पास, और वो बाद में पता चला। अब बाकियों के लिए पता नहीं कितने लोग हैं जिनकी ये गलत एंट्रियां डाली जा रही हैं। एक तरफ जो असली लोग हैं उनको पकड़ा नहीं जा रहा। और साथ में बेस्ट पार्ट आज की एक और खबर है कि जी उन्होंने FBI के अफसरान को उन्होंने कहा जी आप 21वें ग्रेड तक के इनामों कराम जो देना ना FBI को, आपने कस्टम्स वालों को जो है वो उनको आप जो मर्जी आप दें। आगे काफ़ी लोगों को डबल सैलरियाँ मिल रही हैं। कस्टम से ज़्यादा करप्ट कोई पाकिस्तान का इदारा नहीं है, और वो कह रहे हैं जिनको इनामों कराम दो, ये लीक करने का इनाम दे और जो है ना रॉन्ग एंट्रीज का इनाम दें। आपको याद होगा कि डार साहब ने कहा था, बाजवा साहब का जो डाटा लीक हुआ है, 20 अफसरान थे FBI के जिन्हें 30-30 लाख रुपया दिया गया था। अब इसका मतलब यह है कि आओ पैसे कराम ले लेगा। और आप देखिएगा वो कह रहे हैं ना कि हमें खुद ही इख्तियार दें, कि वो ले लिया इख्तियार, बल्कि उन्होंने खुद ही इनाम देने का। तो रोज सर्टिफिकेट बटा करेंगे, रोज जो है ना हार पहनाए जाएंगे, और रोज ये डेटा लीक होगा। हम उन सर्टिफिकेट्स के बारे में अपने प्रोग्राम मुकाबले में भी बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच आमिर साहब। देखने वालों को शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।